नमस्कार। न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। इस सरकार में दो मुस्लिम मंत्री हैं और दोनों के पास माइनॉरिटी अफेयर्स है। माइनॉरिटी अफेयर्स यानी कि आज की डेट में जिस तरीके का बवाल मचा पड़ा है, इस पर हम बात करते हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। दादरी का इतना बड़ा बवाल हुआ, उस पे एफएसएल की रिपोर्ट आई है कि जो वो बीफ जो फ्रिज में पाया गया था वो बीफ नहीं था बल्कि वो मटन था। इस पर एक व्यक्ति की जान चली गई। इस पर आपको नहीं लगता कि लोगों को जो इन्होंने बवाल काटा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए, पहली बात यह कि हम इसको दुर्भाग्यपूर्ण घटना ही नहीं कहेंगे, बल्कि बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। और इसमें किसी इंसान का कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि इंसानियत का कत्ल हुआ है। तो आज आपको उठ के बोलना चाहिए ना अपने पार्टी के लोगों से, जो वो सारे खास करके आपके कोलीग हैं, महेश शर्मा जी हो या संगीत सोम हो या आपके परिवार के जो और तमाम लोगों से पूछना चाहिए ना, आज उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? नहीं, हमारा ये कहना है कि इसमें कोई भी हो, इसमें मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये तो गवर्नमेंट के को बिल्कुल भी निष्पक्ष ढंग से इस पे जांच करके और जो भी जिम्मेदार हो उसको सज़ा देनी चाहिए। इसमें किसी तरह का कोई समझौते का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये प्राइम मिनिस्टर ने बार बार कहा है, यही मेरी पार्टी का संदेश है और इसमें कहीं कोई समझौता नहीं। बिल्कुल सही बात, आप कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं, लेकिन आज आप इस चैनल के माध्यम से ये तो कह सकते हैं ना कि जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने इतने इसको बढ़ाया, इसको इस रूप में लेके आए, उनको माफी मांगनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं न सिर्फ मेरी पार्टी के, कोई भी जो शामिल रहा हो, हमारा ये कहना है जो भी शामिल रहा हो उसको सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उसको सजा होनी चाहिए, जो भी शामिल रहा हो उसमें। मेरी पार्टी और तेरी पार्टी का सवाल ही नहीं पैदा होता। मंडित तो किया ना आपके लोगों ने, वो गलत था, मैं निंदनीय था। उसके लिए तो माफी आपको बिल्कुल जो भी है उसके लिए वो माफी मांगना चाहिए और माफी ही नहीं मांगनी चाहिए। जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको ना 8 दिन पहले लेके जाती हूँ और उसमें तमाम लोगों के बयानात आए हैं जी। आपके सबसे पहले तो मैं बता दूं, महंत योगी आदित्यनाथ जी, उनका ये मैं पढ़ रही हूँ कि मैंने अखबार में पढ़ा कि अखलाक पाकिस्तान गया था। उसके बाद उसकी गतिविधियां बदल गईं। तो ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि इस तरीके की बातें जिस तरीके के आपके पार्टी के लोगों ने की, वो क्या सही था? दूसरा, महेश शर्मा जी जो वहां से ही सांसद हैं, दादरी में बीफ खाने की अफवाह पर अखलाक की हत्या महज एक हादसा थी, इसको एक वहां का सांसद हादसा कहेगा? आज उस सांसद को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो उन लोगों का ही बयान इसमें कर दीजिए जिन लोगों ने और आग में घी डालने का काम किया है। बिल्कुल मैं कह रही हूँ, संगीत सोम, यूपी सरकार गाय काटने वालों को जहाज में बैठाकर लखनऊ लेके गई और 50 लाख रुपया दिया। अखलाक की घटना सांप्रदायिक नहीं बल्कि सामान्य घटना है। आपकी एक और वेल विशर है पार्टी की, साध्वी प्राची, आपकी पार्टी का झंडा लेके चलती है। जो भी बीफ खाएगा उसका यही हाल रहेगा। ये जो सब है, ये आपकी बात मैं मान रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि उन सबको औरों को भी माफी मांगना चाहिए, लेकिन इस मंच से आप ये मानेंगे कि आपकी पार्टी के या आपके परिवार के जितने लोग थे जिन्होंने इस तरीके के बयान दिए, उन्हें आज आकर के सामने अखलाक के परिवार से और देश से माफी मांगनी चाहिए? जिन्होंने बिल्कुल मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने इस तरह के दर्दनाक हादसे, शर्मनाक हादसे पर सियासत की है, जब लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने की ज़रूरत थी तो उस वक्त वो नमक छिड़क रहे थे, मिर्च छिड़क रहे थे। ऐसे तमाम लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, और न कि अखलाक के लोगों के परिवार से नहीं बल्कि देश से। क्योंकि ये देश जो है वो सहिष्णुता का देश है, ये देश जो है वो सामाजिक भाईचारे के ताने बाने का देश है। इसलिए कोई भी इस तरह का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति और गैर जिम्मेदारी का बयान दे तो उससे भी ज़्यादा वो और ज़्यादा खतरनाक है। तो आप ये मानते हैं कि महेश शर्मा जी का, खास करके वो कोई सांसद हैं, मंत्री हैं, इस देश के वो एक अहम पोस्ट पर है, उनको तो उनके लिए आप क्या कहेंगे जिस तरीके के उनके? देखिए, महेश शर्मा जी का वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है
और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जब कोई इस तरह की घटना होती है तो स्वाभाविक है कि वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जाता है। वहाँ पर उनको जो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन मिली होगी, जो कुछ तत्काल प्रभाव से हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या वहाँ के लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके आधार पर उन्होंने, मुझे लगता है कि बयान दिया होगा। मैंने उनका वैसे बयान देखा नहीं, जो आप कह रही हैं कि एक सामान्य सा हादसा है। तो हमें लगता है कि हमें इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल हम बिल्कुल सहमत हैं, हम इत्तेफाक करते हैं। लेकिन सियासत तो हो रही है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आखिर 10 दिन तक मुख्तार अब्बास नकवी चुप क्यों थे? बिल्कुल ये आप एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे कि आखिरकार माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी सही और खरी बोलते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ और मैं लगातार वहाँ के लोगों से संपर्क में था। उन लोगों से मैं बयानबाजी के माध्यम से नहीं, ट्वीट के माध्यम से नहीं, उनके दुख दर्द के बारे में हम पूछ रहे थे जानकारी, और सही जानकारी ले रहे थे, क्योंकि ऐसा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आधी अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ बोलना ठीक नहीं होता। और अभी परसों जो है वहाँ के तमाम ऐसे आम नागरिक, तमाम ऐसे जो कुछ उलमा भी थे उसमें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और लोग थे, वो आए, लगभग 100-150 लोग थे। हमने उन लोगों को सबको यकीन दिलाया कि देखो ये देश जो है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के आधार पर नहीं बना है। ये देश तब बना है जब हम एकजुट और एकता के हम सूत्र में बंधे हुए हैं। लेकिन सवाल और इसलिए आप महफूज हैं, आपकी हिफाजत, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा पूरी तरह से हम मजबूती के साथ उसका संकल्प है। लेकिन आपका संकल्प, मैं उसको मान रही हूँ कि आपका संकल्प है, आप सोच रहे हैं, आप उस संजीदा हैं, आप उस बारे में सोचते हैं, लेकिन इतने दिन क्यों लगे, इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि उस वक्त की मांग ये थी कि लोगों के घाव पर मरहम लगाया जाए, और वो मरहम नहीं लग रहे थे। आपके परिवार के लोगों के द्वारा, मतलब परिवार से जो वृहत जो परिवार है, आपके कुछ सांसदों के द्वारा वहां पे मरहम तो लग नहीं रहा था, घाव को और कुरेदा जा रहा था। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति की बात के लिए वेट करना पड़ा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक नागरिक सभा में बिहार में बोला। अगर यही संदेश एक हफ्ता पहले आ जाता तो शायद इतनी जो उसके ऊपर राजनीति हुई दादरी के ऊपर, वो एक तरीके से शांत हो जाती। देखिए, हम मानते हैं कि जो आया है बिल्कुल सही आया है। अब हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ दिक्कत क्या है, हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। तो वो हमारे जो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है, अगर हम बयान देंगे प्रधानमंत्री जी तो कहेंगे जी इतनी देर में क्यों दिया। फिर प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे कि जो है ऐसी ताकतों के साथ कोई समझौता नहीं, तो कहेंगे जी प्रधानमंत्री समझौता तो नहीं कह रहे, कर क्या रहे हैं। तो हमें लगता है कि जिनको सवाल करना है वो सवाल करते रहेंगे, जो इस पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाना है लगाते रहेंगे। हमारी नीयत, हमारी नीति, हमारी मंशा बहुत साफ है कि देश को एकजुट रख करके, देश को एकजहती के साथ तरक्की के रास्ते पर ले जाना है, और उसको हम ले जाएंगे बिना रुकावट, बिना थकावट। कोई भी ताकत इसको नहीं रोक सकती। आपने कहा आपकी नीयत और मंशा, तो आपकी नीयत और मंशा तो दिखाने से पता चलेगी ना नकवी साहब। तो क्या योगी आदित्यनाथ पर और उनकी जो यूथ सेना वाहिनी जो है, भारत वाहिनी जो है, जो वहां पर दादरी में जगह जगह पर तलवार बांट रही है, क्या उनके ऊपर बैन लगाने की आप डिमांड करेंगे? जो भी इस तरह के सांप्रदायिक उन्माद को, सांप्रदायिक सौहार्द को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा हो, चाहे वो कोई मुस्लिम संगठन के नाम पे कर रहा हो, कोई हिंदू संगठन के नाम पे कर रहा हो, क्रिश्चियन संगठन के नाम पे कर रहा हो, उसको जो है वो पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश जो है वो तालिबानी मानसिकता के साथ नहीं चलेगा। अमनवादी मानसिकता, तालिबानी मानसिकता नहीं होगी, लेकिन चल सकती। तालिबानी मानसिकता तो आ गई है ना। साक्षी महाराज हैं, आपके योगी आदित्यनाथ हैं, फिर इन फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं सो कॉल्ड, इनको इतना भाव ही क्यों दिया जाता है? देखिए, कोई भाव नहीं दे रहा है। ऐसा है कि अब आपने क्या है 2-3 नाम कहे हुए, वो नहीं, मैं बता रहा हूँ, नाम कई भी हैं। अभी नाम तो बहुत से भी हैं, मैं पर्सनल लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, नाम बहुत हैं, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो और ऐसे तमाम नाम हैं। ये बात निकालें। नहीं, हमारा ये मानना है कोई चीज अंदर अगर पक रही है तो इस बेहतर है कि वो चीज सतह पे आ जाए। हमारी मानना है कि शख्सियत की नहीं, ये जो शैतानी मानसिकता है उसके खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है। आदमी तो एक आएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा। उस शैतानी मानसिकता, जो शैतानी मानसिकता की कोई मजहब और कोई धर्म देख करके नहीं आती,
वो इंसान के शैतानी सोच का नतीजा होता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो इसमें कंपटीशन, कम्युनलिज्म का एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म शुरू हो गया कि मैं बड़ा कम्युनल कि तुम बड़े कम्युनल। और उसमें जो है वो कोई वो उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री बयान देने लगा, हाँ, वो कोई तो, जो है वो इनफैक्ट मैं तो कह रही हूँ कि आपने इस चीज को कैसे, इसका कॉग्निजेंस नहीं लिया कि आजम खान साहब ये बोल रहे हैं कि मैं इस मसले को यूएन में लेके जाऊंगा। यूएन भर तो इतना वो तो अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए था। अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि क्या उनकी सरकार यूएन में जो है वो उनके ही राज्य में जो कुछ हो रहा है और उनके राज्य में जो कुछ नाकामियां हो रही है उसको यूएन में ले जाना चाहती है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। ये तो अलगाववादी वाली बातें हो गई कि जैसे वो कश्मीर में कुछ अलगाववादी कहते हैं साहब पूरे कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाओ। तो ये देश के सवाल है और देश में जो है वो सौहार्द, आज देश हमारा अगर 6 दशकों से ज़्यादा से एकजुट है, एक सौहार्द के साथ चल रहा है, तो उसके लिए इस देश के लोगों की ताकत है वो। लेकिन इसमें हमारी पार्टी, उनकी पार्टी, किसी की पार्टी की लेकिन वो नहीं है एज अ जिम्मेदारी। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, क्या नकवी जी आपको लग रहा है कि हमारे देश का जो एक गंगा जमुनी जो हमारी संस्कृति रही है, क्या उसमें कमी आ गई है? और अगर कमी आ गई है तो क्या उसके लिए ये पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार नहीं है? आपकी पार्टी खुद भी? हम कोई भी पार्टी हो, देखिए क्या है, जो लोग ये सोचते हैं कि बेगुनाहों की लाशों के ढेर पे खड़े होकर के और हम वोट हासिल कर लेंगे और हम कुछ दिनों के लिए सत्ता के सिंहासन पर पहुंच जाएंगे या वहाँ पर सत्ता के सिंहासन के आनंद ले लेंगे, वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं। चाहे वो दादरी हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर के दंगे हो, इन सब को जिस तरीके से इनकी राजनीति में इनका उपयोग हो रहा है, आज बिहार की पॉलिटिक्स आप ले लीजिए, बिहार का इलेक्शन ले लीजिए, वहां पर भी दादरी एक मुद्दा बन गया है। और वो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बना रहा है, लेकिन आपकी पार्टी के लोग ही बना रहे हैं। मैं बिल्कुल, देखिए अनुराधा जी, बिहार के इलेक्शन में तो एक ही मुद्दा है, डेवलपमेंट है और डेविल है, विकास है और विनाश है। तो एक तरफ जो है वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के रास्ते पे हम चाहते हैं बिहार को ले जाए, और दूसरी तरफ जो है वो एक ऐसी शैतानी मानसिकता है जो कुशासन के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से विनाश के रास्ते पे ले जाना चाहती है। यही मुद्दा है। ये तो मुख्तार अब्बास नकवी सोच रहे मुद्दा है, लेकिन वास्तु स्थिति तो कुछ और है नकवी साहब। कोई वास्तु वहां पर दादरी जो है वो मुद्दा बना पड़ा हुआ है, लोग उस पर उसकी बात कर रहे हैं। मैंने सुना है बीफ की बात कर रहे हैं। दादरी के बीफ कहां से बिहार में मुद्दा बन गया? दादरी, मुझे ये नहीं समझ देखिए में आ रहा है। मैंने दादरी जो है वो मुद्दा वहाँ किसने कहा? अब देखिए, दादरी किसने कहा? नीतीश कुमार जी ने कहा। बीफ के मुद्दे को किसने कहा? लालू प्रसाद जी ने कहा। जो उनकी पार्टी के लोग हैं, हमने तो कभी नहीं कहा ये मुद्दा। अब आप खुद ही उसको जो है वो गले मुर्दे को उठा करके और दादरी से ले जा करके और पटना ले जाना चाह रहे हो, तो ये आप ले जा रहे हैं, हमने नहीं, हमारी किसी पार्टी के ने नहीं कहा कि साहब वो बीफ और ये तो इन्होंने शुरू किया है, इन्होंने वहाँ पर जो है उसको आग लगाने की कोशिश की और उसमें वो खुद अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गए। लेकिन आपके जो वहाँ के कद्दावर नेता हैं सुशील कुमार मोदी, उनके अगर पिछले ट्वीट्स आप पढ़ लीजिए तो उसमें सिर्फ बीफ की बात है, उनसे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, देखिए क्या है कि अगर लालू प्रसाद यादव जी ने कुछ ऐसी बातें चुनाव के दौरान कही हैं तो ये स्वाभाविक है कि उसको उनसे सवाल तो पूछा जाएगा और उनको हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। जवाब हम नहीं देंगे, बीफ का सवाल पूछा जाएगा। मुझे लगता है कि बीफ का मुद्दा उन्होंने उठाया, बीफ का मुद्दा उन्होंने गर्म करने की कोशिश की और उस गर्म करने में वो खुद ही गर्म हो गए। पर अब ये बताइए कि बिहार इलेक्शन पर आपका क्या व्यू है, क्या होगा बिहार में? इम्पैक्ट तो दादरी का बिहार पे होगा। देखिए, हमारा मानना है कि बिहार में ये जो जुगलबंदी है लालू प्रसाद यादव जी की, नीतीश कुमार जी की, कांग्रेस की, इसका जो है वो सफाया होगा और स्पष्ट जनादेश की सरकार बनेगी, जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनेगी। ये बिहार के लोगों का मत है, बिहार के लोगों की जो भावना है वो साफ दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में हमें लगता है कि बिहार के लोग चाहते हैं कुशासन से मुक्ति हो और सुशासन के रास्ते पे बिहार भी चले, क्योंकि बिहार के लोग बहुत पॉलिटिकली बहुत समझदार हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग हैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जो मुस्लिम हैं उनमें एक तरीके का भय तो है, इस भय को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, भय नहीं है, भय नहीं है। भय जो है वो अगर मुसलमानों में आप कहेंगे, अल्पसंख्यकों में कहेंगे तो बहुत दिनों से पैदा किया गया है। अगर आप देखें तो मुसलमान या अल्पसंख्यक जो है वो अगर नौकरियों में कम होता गया,
अगर जो है उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कम होता गया, संसद और विधानसभाओं में उनकी परसेंटेज कम होते गए, अगर उनका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कम होते गए, तो ये बीजेपी के दौरे हुकूमत में नहीं है। मैं तो ये जो है वो इतनी दिनों से ये चल रहा है, लेगेसी चली आ रही मकड़जाल। है उसकी मैं मकड़जाल की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन खास करके जब से मोदी सरकार आई है और उसके बाद से इस तरीके का भय का एनवायरनमेंट, भयभीत तो है मुसलमान, इससे तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं नहीं मानता। देखिए क्या है कि भय का एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूर कोशिश हो रही है, लेकिन उस एनवायरनमेंट को बनाने में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको हम विश्वास दिलाते हैं, ये जो ताकतें भय का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं वो आइसोलेट होंगी, उनको लोग रिजेक्ट करेंगे, और इस तरह की आइसोलेटेड वॉइसेस जो है, इस तरह की ऐसी आवाज़ें की कहीं ना कहीं नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रही हैं, वो ध्वस्त होंगी और लोग ध्वस्त होंगे। लेकिन आज की डेट में एज अ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर आप मुसलमानों को खास करके, मैं सिर्फ माइनॉरिटी की नहीं, मुसलमानों को खास करके आप उनको कैसे उनको ये देंगे भरोसा कि मोदी सरकार में आपके साथ कोई गलत नहीं होगा? बिल्कुल, बिकॉज़ वो मान के ये बैठे हैं कि उनके साथ गलत होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या है कि एक परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और एक अगर दिमाग में भर दिया जाए कि साहब ऐसा है कि मोदी जी आ जाएंगे तो तुम्हारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा, ये दिमाग में भरा हमारे जो सियासी विरोधी हैं उन्होंने अपने सियासी कारणों से, राजनीतिक कारणों से। लेकिन 16 महीना हो गया मोदी जी को, और आज लोगों ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी जब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, सर्वसमावेशी विकास की बात करते हैं, आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचाने की बात करते हैं, तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को कोई अलग नहीं कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज अगर माइनॉरिटीज़ को और स्पेशली मुस्लिम्स को सबसे बड़ी ज़रूरत है तो उनके सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। और सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जब तक सोशल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक सजावटी सामान रहेगा मुसलमान या अल्पसंख्यक, तब तक जो है वो मुझे नहीं दिखता कि जो है वो उनके अंदर जो सुरक्षा का एहसास है वो होगा। और सुरक्षा का एहसास सबको मालूम है, मोदी जी के शासन में रहते हैं, न केवल भारत में, बल्कि मैं बता दूं आपको, पाकिस्तान एक दिन आएगा कि पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, उसको आतंक की बंदूकें तोड़नी पड़ेंगी, फेंकनी पड़ेगी, और आतंकवाद की फैक्ट्री को ध्वस्त करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी का वो नेतृत्व है और मोदी जी की मजबूत नेतृत्व है जिसके सामने कि आज दुनिया इस बात को एहसास कर रही है। तो आपकी तो मोदी जी से बात होती होगी, आप मोदी जी को ये तो कहते होंगे कि ये जो सो कॉल्ड फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनको हमको शांत कराना चाहिए, इनको हमको चुप कराना चाहिए, इनके मुंह पे टेप लगाना चाहिए। वो मैसेज दे दिया है मोदी जी ने, वो मैसेज दे दिया है, सार्वजनिक रूप से भी दिया हुआ है, जहाँ से एप्रोप्रिएट। लेकिन वो डायरेक्ट वो मैसेज अगर प्रधानमंत्री का और मोदी जैसे प्रधानमंत्री का मैसेज जाएगा तो इन सब की क्या हिम्मत की इतना ये बक 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 करेंगे? देखिए, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हम जो है वो कोई हमारे मतलब 10 करोड़ मेंबर हैं साहब। अब 10 करोड़ मेंबर पे हमने कोई गैग ऑर्डर तो लगा नहीं रखा है कि ऐसा है कि तुम बोलोगे तो तुम्हारी हम जबान काट देंगे, हाथ काट देंगे। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो पार्टी अपने स्तर पर मजबूती के साथ ऐसे लोगों को, और अगर कहीं कोई जिम्मेदार व्यक्ति की इस तरह की बात करता है तो उसको मैसेज देती है और कह देती है कि भाई देखो, और सार्वजनिक रूप से भी पार्टी कह देती है कि हम बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं है, कोई भी बात होती है। तो क्या महेश शर्मा जी के ऊपर मैसेज उनको दे दिया गया है डायरेक्टली कि आप शांत रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आप ज्यादा बोलेंगे नहीं? नहीं, महेश शर्मा जी के पीछे क्यों पड़ी? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ वहाँ के वो जो भी है, हमने कहा जो भी है, कोई भी होगा। तो क्या ये मैं मान लूं कि मोदी जी ने उन सबको बोला है, पार्टी के स्तर है? पर बिल्कुल मैसेज दे दिया गया है, बहुत स्पष्ट मैसेज दे दिया गया है कि इस तरह का जो समाज में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करने की कोशिश होगी, ऐसा कोई बयान, ऐसी कोई एक्टिविटी पार्टी को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से पार्टी के फोरम से कह दिया गया। तो ये तो लव जिहाद के समय भी कहा गया था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों का योगी आदित्यनाथ का, साक्षी महाराज के बयान आते ही रहे। तो इसका मतलब वो मोदी जी के बयान को वो देखिए, सिर फ्री सन की सियासत का कोई जो है वो इलाज नहीं होता। अगर जिनको कहे कि हमें सिर फ्री सन की सियासत ही करनी है, हमें इसी तरह की भाषा बोलनी है, तो वो हमारी पार्टी का झंडा, सुनिए, हमारी पार्टी का झंडा,
आज एक कोई आदित्यनाथ फर्क और साक्षी महाराज नहीं रहेंगे पार्टी में तो क्या हो जाएगा? मैं इतने बताता सारे हूँ, मेंबर्स ऐसा हैं। है, हमारी पार्टी का झंडा लेके वो घूमे, कांग्रेस का झंडा लेके घूमे, समाजवादी का घूमे, बीएसपी का घूमे, इस तरह की सिरफिरी सन की सियासत के लोग बहुत हर पार्टियों में हैं, और उसको जो है मैं वो तो आपकी पार्टियां, पार्टी की बात कर मैं रही हूँ। हर पार्टी की क्योंकि बात करना पड़ेगा मरहम आपको। तो आपकी पार्टी को लगाना नहीं, है। हमारी पार्टी लगा रही है। मैं देखिए, ये कोई बहुत, मैं इसको बहुत सीरियस मानता हूँ। मोदी जी ने डांट के कहा कि नहीं, ये जो आपके पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इसी तरीके से डांट की चीज चलेगी। देखिए, ऐसा है, मोदी जी का उनको कहना, धमकाया जा गया देखिए कि नहीं? धमकाया, कोई गोली लेके नहीं धमकाता, लेकिन जो मैसेज एप्रोप्रिएट फोरम से होता है वो दे दिया गया है, बहुत स्ट्रांग मैसेज और दिया उसके गया है। बावजूद भी वो लोग बोले चले जा नहीं, रहे कोई हैं। कौन बोले चला रहा है? हमारी पार्टी का कोई ऑफिस बेरर बोल रहा है, हमारी पार्टी का कोई आपके पदाधिकारी पार्टी बोल रहा के है, एमपी बोल रहे हैं। हमारे नहीं, उन्होंने उसके बाद तो कोई बात नहीं बोली। केवल उनका 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 जो है वो गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि साहब ये एक सामान्य घटना है या एक एक्सीडेंट है। तो हमने कहा ना, शुरुआती दौर में अगर कोई जाता है और जो उसके पास इंफॉर्मेशन होती है उसके आधार पर कहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी सी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है ऐसे संवेदनशील मौक़ों पर, ऐसे संवेदनशील स्थानों पर। एक बात बताइए, अभी प्रधानमंत्री मोदी की इतनी अच्छी विजिट रही बाहर यूएस में, सब जगह मोदी मोदी गान हो रहा था। अब एक गुलाम अली जैसे कलाकार की, जिनकी जिनकी इतनी बड़ी हैसियत है, खास करके हम जैसे सब सारे म्यूजिक लवर्स के बीच में, उनका कार्यक्रम रद्द करना, ये कौन सी बात है? ये बिल्कुल गलत है। मैं मानता हूँ कि सुर और संगीत पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और सुर और संगीत पे जो लोग सियासत करते हैं और उसको सीमा के साथ जोड़ते हैं, कहते हैं आप जी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। अरे भैया, जो आतंकवादी हैं उनको हम जवाब दे देंगे, उनको हम बंदूक का जवाब बंदूक से दे देंगे, लेकिन इस संगीत को आप क्यों रोक रहे हैं? और संगीत जो है, गीत, संगीत, सुर, ये तो अमन की आस लेके आता है। और हमें लगता है गुलाम अली साहब जैसा अच्छा कलाकार, ऐसा कलाकार जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान या दुनिया के और हिस्सों में भी जिससे लोग प्यार करते हों, उसको आप कहें कि साहब वो पाकिस्तान का है इसलिए भाई लता मंगेशकर। आप तो फोन उठा करके उद्धव ठाकरे से बोल सकते थे ना कि शांत रहिए। नहीं, देखिए, हमने बात करी अपने, जो हमारी सरकार है, हमारी पार्टी, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हम बिल्कुल इससे पक्ष में नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस वहां पर मुख्यमंत्री हैं। हाँ, वो चाहते तो वहां पे कैसे नहीं? नहीं, उन्होंने कहा, जो आयोजक थे उनको कहा कि भैया हम सारी सिक्योरिटी देंगे, आपको किसी एक कोई कह देता है कि साहब हम नहीं होने देंगे तो तुम अपने प्रोग्राम कैंसिल मत करो, लेकिन आयोजकों ने कैंसिल कर दिया। वो गलत किया, बहुत जल्दबाजी में कर दिया। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह की जो कहीं ना कहीं सोच है, ये दर्दनाक है, शर्मनाक है, अफसोसजनक है, ये नहीं होना चाहिए। अंत में नकवी साहब, आपके साथ जो मिनिस्ट्री दी गई है उसमें काम तो बहुत करना है, ठीक है ना? अनंत आप काम कर सकते हैं, क्योंकि शायद पिछले बहुत सालों में बहुत कुछ काम ही नहीं हुआ है। लेकिन जो एक माइनॉरिटीज की सोच है उसको आप कैसे बदलेंगे? देखिए, उसे हमें हमारे पास जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है और पार्लियामेंट्री अफेयर, दोनों जो है वो बड़ी कठिन है। वो राज्यसभा में देखता हूँ, वहाँ पे भी हमारे पास माइनॉरिटी में ही है हमारे और यहाँ पे तो ही है। दोनों जगह अविश्वास का मामला है। दोनों जगह जो है विश्वास के मामले में पल्ले पे नहीं, हम जो है थोड़ा बहुत पीछे हैं। लेकिन दोनों जगहों पे ख़ास तौर से जो माइनॉरिटीज़ के बीच में विश्वास पैदा हो, इसके लिए जो है वो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि हमें सबको पूरी ताकत से मेहनत करनी होगी, और हमें सबसे पहले 10 कदम आगे बढ़ना होगा, तब वो 5 कदम आगे बढ़ेंगे, और इसका काम हमने शुरू किया है। मुख्तार अब्बास नकवी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में माइनॉरिटीज अफेयर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।